Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we are going to discuss topic 11.2. So let's begin. See this topic is fairly simple. अगर आप देखेंगे इनके जो previous year questions है they are asked on the topic directly, like they have asked for the demographic theories, demographic transition. इन्हीं चीज़ों के बारे में इस particular topic से questions आए हैं, ठीक है. So I haven't included any value addition as such for this particular lecture because आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जानने की ज़रूरत नहीं है. जो जानना है वो टॉपिक के अंदर ही आपका समराइज हो जाता है, कवर हो जाता है. सो दैट इज़ वाई आई हैवंट एडेड एनीथिंग अपॉन दैट. ओके, एंड how we are going to proceed with this lecture is, in the first part we will understand the basics that you need to know for getting a good understanding of the demographic theories. जो भी आपके बायोलॉजिकल सोशल अलग अलग थ्योरीज है उनको समझने के लिए जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम उसको देखेंगे. देन विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई टू स्टडी ऑल दीज थ्योरीज एंड देन इवेंचुअली विल मूव ऑन टू द मेन पार्ट. ठीक है, कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं and what you need to know in that particular theories. And we will also use some flowcharts and diagrams for understanding those theories so that it becomes easier for you to present your answer in a much better way to fetch more marks. Okay, so shuru karte hain. See, the very first thing we are going to see is the correlation between the anthropology and the demography. बिकॉज हम इस पूरे टॉपिक के अंदर डेमोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम वो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं. then we need to know that why we are studying demography, that too in anthropology. So basically there's a correlation. आप जब डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी होती है बेसिकली, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी का आपको एज सच कोई डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट फॉर डेवलपिंग आर बेस फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग. सो एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी एक ऐसी आप कह सकते हो ब्रांच है या एक ऐसी स्पेशलिटी है, फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर आप डेमोग्राफी को स्टडी करते हो यूजिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और मेथड्स और वेरियस अदर थिंग्स जो भी आप एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 11.1 के अंदर फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, इन सारी चीज़, सॉरी फर्टिलिटी मोर्टिलिटी के अंदर बारे में तो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी मेनार्च, मेनोपॉज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. हमने ये देखा मेनोपॉज क्यों होता है. देयर आर सर्टेन हाइपोथेसिस, मदर हाइपोथेसिस, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस. उसी तरह हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में भी अलग अलग थ्योरीज जानी है. उसके अंदर आपके क्लासिकल इवोल्यूशनरिज्म होते हैं जो ये बताते हैं लाइक हाउ द डिफरेंट ट्रांजिशन टुक प्लेस. वहीं आप ये भी देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी अलग अलग तरीके के चेंजेस आए. पहले जब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, आपके डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी को एक छोटी सी डिजीज़ भी हो जाती थी, द पर्सन इज़ लाइक रेडी टू डाई. ठीक है, बहुत जल्दी वो मर जाते थे, उसको बचाने का कोई तरीका नहीं होता था. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई, आप देखेंगे वैसे वैसे जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन आती गई. So these are certain correlation that is being studied along with the demography using the anthropological perspective. Although आप इसके अंदर और भी बहुत सारे anthropological concepts हैं जो use कर सकते हैं, like for example the preferences related to the male in a certain society, वो क्यों होता है. For example आपने cultural relativism के अंदर Eskimos वाला example पढ़ा था where they used to practice female foeticide. तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मतलब itself a big field you can say to study for, but हमारे understanding purpose से आपको बस इतना ही जानना है कि क्या relevance है. ठीक है, that is what you need to know. Although अगर आप इसके ऊपर research करने जाएंगे तो you could read like 2 good books upon this, right? लेकिन हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़ कि हमने ये भी देखा था जब आप शुरुआत के दौरान जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं 1.2, 1.1, 1.3 इन जैसे, उसमें हमने अलग अलग जो भी आपकी सोशल साइंसेस की फील्ड्स है उनसे एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशन को देखा है, राइट. तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो डेमोग्राफी है इसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी कोरिलेशन किससे है, आपकी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से. एंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ, राइट. हमने देखा कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी का आपको काफ़ी क्लोजर कनेक्शन देखने को मिलेगा. वहीं आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का होगा. इसी तरह से अलग अलग जो भी आपके ब्रांचेस है उनमें कोई ना कोई आप एंथ्रोपोलॉजिकल की स्पेसिफिक ब्रांच है उससे उनका कोरिलेशन पाएंगे. तो यहाँ पे जो आपकी डेमोग्राफी है ये आपके सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, और कह सकते हैं ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड डेमोग्राफी
इन दोनों को मिला के जो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनती है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी. आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज द वेन डायग्राम दैट यू कैन यूज. यहाँ पे आप एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी दिखा सकते हो एंड दिस इज द डेमोग्राफी एंड दिस इज द सोशो कल्चरल डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, और इनका जहाँ पे भी आप देखेंगे ओवरलैपिंग होता है, that we are going to study now. I hope this thing is clear. Okay, so now there are certain terms that you need to know. Demography, I'm sure आपने human geography के अंदर demography के बारे में पढ़ा होगा. So here in this particular chapter we are mostly focused towards the social demography. ठीक है, सोशल डेमोग्राफी, क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सोशल डेमोग्राफी क्या है, एंड आई एज्यूम सोशल डेमोग्राफी के बारे में आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, सो दैट मे बी अगर 10 मार्कर में पूछ लिया जाए तो यू आर लाइक बेटर एबल टू आंसर इट. एंड व्हाट इज दिस बेसिकली? सो इट इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ हाउ social and cultural factors are related to the population characteristics. जैसे हमने पहले भी बात करी है about the prevalence of male dominated society, जहाँ पे आपको sun meta preferences देखने को मिलेगा. तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? What are the social and the cultural factors for this sun meta preference? अगर आप किसी एक particular region को study करना चाहते हैं, say for an example, if you wanted to see this why you have this squid sex ratio in parts of Haryana. So for that you need not to have just an analytical point of view but an social and cultural perspective also. अगर आप social और cultural perspective से देखेंगे then you will be better able to realize like why they prefer son over the daughters. Similarly other भी बहुत example है, जैसे famous cultural relativism वाला जो example था of the Eskimos, कि उनके culture में भी लड़कों को preferences क्यों दिया जाता है, female foeticide practice की जाती है and boys are preferred over girls. So why is what is the reason? Because हमने जब cultural relativism के बारे में बात की थी, we talked about कि जो climatic condition होती है जहाँ पे Eskimos रहते हैं, they are very harsh and the boys are considered capable enough to go and get the supplies like food, और जो भी वो जानवर वगैरह मारते हैं वो सारा काम लड़के करते हैं, and that is why for their survival they prefer the boys over girls. ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव को स्टडी करके उनकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अलग अलग जानकारी जान सकते हैं. Alright, so these are certain terms and apart from this there are the features of anthropological demography. अगर ये features अगर आप पढ़ के भी देखेंगे ना तो they are like very simple one. So basically I have included them for you to make the notes. Other than that इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. ठीक है, now let's jump on to the importance of theories. क्योंकि हम अब theories के बारे में पढ़े हैं, I already told you कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है that will be totally devoted toward the theories only. तो हम theories के importance जान लेते हैं and then we'll quickly move on to biological, social and cultural theories. Importance of theory आपको इसलिए जानना ज़रूरी है, first for the better understanding and second in case अगर 15 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप एक छोटा सा सेक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरीज का भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड देन जो भी थ्योरीज पूछी गई है चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, आप उनके बारे में कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज 15 मार्कर के लिए यू नीड टू हैव सम कंटेंट. ठीक है, जो आप वहाँ पे मेंशन कर सके. तो इंपॉर्टेंस क्यों है अगर हम प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से भी समझे, ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट फिलोसोफर्स जो है, अलग अलग एंशिएंट फिलोसोफर, चाहे वो चाइनीज फिलोसोफर हो, इंडियन फिलोसोफर द फेमस कौटिल्य और चाणक्य आप बात करें, या अरब फिलोसोफर हो, ग्रीक, प्लेटो, इन सब का नाम आपने सुन रखा होगा, दे हैव ऑल एम्फसाइज्ड ऑन दी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, एक नेशन की जो प्रोग्रेस है ओवरऑल दैट मेजरली डिपेंड्स अपॉन दी पॉपुलेशन, कि उनकी पॉपुलेशन कैसी है, उनका ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द नेशन. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग फॉर योर जीएस एज वेल, हाउ चाइना इज चेंजिंग देयर वन चाइल्ड पॉलिसी. चाइना ने एक टाइम पे वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी एंड टुडे दे आर सीइंग द रिपरकशंस ऑफ दिस पॉलिसी दैट द पॉपुलेशन इज ड्रास्टिकली डिक्लाइनिंग. राइट, वहीं इंडिया के केस में भी आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट 2.0 पे पहुंच चुकी है एंड दिस has to be studied like whether this is a cause of concern or what needs to be done, what not needs to be done. because अगर आप इंडिया के टर्म्स में बात करें तो हमारी सबसे बड़ी आप कह सकते हो एडवांटेज क्या है, our greatest advantage is the demographic dividend, right? और इंडिया एज अ मार्केट भी जब आप बात करते हैं तो why different nations are competing to set up their like dominance in India in terms of economy, because वो जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ी है. चाहे अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म के टर्म्स में बात करें, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये सारे के भी आप डोमिनेंस देखेंगे तो
इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहीं इंडिया में काफ़ी आपको लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ दिस पॉपुलेशन इटसेल्फ बिकम्स अ बून फॉर इंडिया, of course when utilized properly or when like tackled properly। वहीं चाइना का केस भी हमने देख लिया। तो आज की डेट में भी आप देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं आप जापान का एग्जांपल ले लें, जापान की जो पॉपुलेशन है वो आज के डेट में वहाँ पे आपको एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो द पॉलिसीज ऑफ जापान आर प्लान अकॉर्डिंगली कि कैसे वो अपनी एजिंग पॉपुलेशन को केटर कर सके, कैसे वो अपनी पॉलिसीज़ को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके ताकि उनके पास भी कुछ यंग पॉपुलेशन हो, चाहे वो दूसरे देशों से लोगों को लाके वहाँ पे बसाना हो या लाइक मेनी ऑफ द थिंग्स कैन बी डन। ठीक है, तो ये सारे जो कंसिडरेशंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दी पॉलिसीज। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। और जो एंशिएंट कंटेक्स्ट में वो आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। लाइक कौटिल्य ने क्या कहा था, देन योर इब्न खलीदन विच इज़ एन अरब हिस्टोरियन, इनका क्या मानना था, कन्फ्यूशियस का क्या मानना था। तो ये सारी पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको मॉडर्न और जो प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट बताया उसको भी आप जरूर इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू दी थ्योरीज डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में देखेंगे। अब बायोलॉजिकल थ्योरीज आप नेम से ही समझ सकते हैं दैट इट मस्ट बी कंसर्न विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सो बेसिकली जो ह्यूमन फ्यूकिंडिटी होती है, सो फ्यूकिंडिटी इज नथिंग बट द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। हम आने वाले लेक्चर्स में 11.3 आई गेस उसके अंदर आपको फर्टिलिटी, फ्यूकिंडिटी इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट अभी के लिए आप जान लें फ्यूकिंडिटी का मतलब होता है द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। लाइक एवरीबडी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम मैनर। आप आज के डेट में देखे होंगे आपने IVF सेंटर्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो फर्टिलिटी सेंटर्स या सरोगेसी, ये सारी चीज़ें available है to reproduce a child or to get a child or to bear a child, right? So why this is so? Because everybody is not being able to reproduce in the same manner or with the same age, right? तो उस factors के basis के ऊपर there are various theories, namely diet theory, density, logistics, circular, fertility and protein consumption theory. Now one more thing, आपके syllabus के अंदर केवल biological theories दी गई हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है ये मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली। सो दीज आर सम ऑफ द बायोलॉजिकल थ्योरी, यू माइट फाइंड लाइक अदर्स ऑल्सो, बट इनमें से कुछ जो भी आपको अच्छा लगे, एटलीस्ट आपको 3 तो प्रिपेयर करनी ही है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे तो उसके अलावा जितनी भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 शुड बी देयर। बिकॉज अगर ये चाहे 10 मार्कर का क्वेश्चन हो या 15 मार्कर का क्वेश्चन हो या 20 मार्कर का क्वेश्चन हो, आप 3 से, और यू कैन से +1 भी आप कर लो, 3 से 4 कर लो अगर 20 मार्क्स का है तो आप 3 से 4 थ्योरीज तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद द क्रिटिसिजम्स, और बाकी के कुछ आप जितना उसमें प्रिपेयर कर सको दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो हम एक एक करके इन थ्योरीज को देख लेते हैं। So the first theory is your diet theory. Okay, so how we are going to study this theory is I'll tell you कि who gave this particular theory, आपको वो याद रखना है, that's very important। और अगर कोई book mentioned है या कोई आर्टिकल या कोई वर्क स्पेसिफिक मेंशन है जिसके अंदर वो थ्योरी दी गई थी, वो आपको याद रखना है। और जो उस थ्योरी की प्रपोजिशन है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड कैन फ्रेम ऑफ कोर्स इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल, राइट। और वही आपको एग्जाम में लिखने हैं, याद करना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आता है उन थ्योरीज को आप समझ ले, याद कर ले, और वही एग्जामिनेशन में जाके लिखेंगे। सो दिस डाइट थ्योरी वॉज गिवन बाय थॉमस डबल डे। ठीक है, थॉमस डबल डे ने ये डाइट थ्योरी दी थी, एंड ही गेव दिस इन हिज बुक नोन एज द ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन। द ट्रू लॉ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर थॉमस डबल डे ने डाइट थ्योरी दी थी। अब ये डाइट थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो पॉपुलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके फूड सप्लाई से। यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो दैट इम्प्लाइज कि आपकी जो फूड सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, और अगर फूड सप्लाई बढ़ रही है तो पॉपुलेशन घट रही है। सो दैट मीन्स दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि जो डाइटरी हैबिट्स है उसके ऊपर भी पॉपुलेशन का काफ़ी डिपेंडेंस होता है। एज फॉर हिम कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम होती है इन कंपेयर टू दी वेजिटेरियन, यानी कि जो वेजिटेरियंस होते हैं दे रिप्रोड्यूस मोर इन कंपेयर टू दी नॉन वेजिटेरियन। ठीक है,
अब ये सही है गलत है हम आगे देख लेंगे इनके क्रिटिसिज्म्स क्या कहते हैं. एंड ऑल्सो ही असर्ट दैट द लीननेस इज फेवरेबल टू फर्टिलिटी, यानी कि जो पतले दुबले लोग हैं वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं इन कंपेयर टू दी ओबेस पीपल. अगेन इसके भी अपने बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस भी है, बिकॉज दिस फैक्ट इज समवॉट मोर ट्रू इन बायोलॉजिकल सेंस, बट इन्होंने ये अपनी थ्योरी में इस बात को भी बताया था. ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या क्या हो सकती हैं. तो क्रिटिसिज्म्स तो पहला यही है कि जो इन्होंने फूड सप्लाई और फर्टिलिटी का जो रिलेशन बताया, इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फूड सप्लाई अगर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन घट रहा है, फूड सप्लाई अगर घट रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट देर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस. ऑल्सो ही बिलीव दैट द रिच पीपल हैव लेस चिल्ड्रन वेर एज द पुअर हैव मोर. अगेन ये भी अपने आप में एक एजम्पशन है. इट माइट हैपन लाइक द रिच पीपल प्रेफर टू हैव मोर चिल्ड्रन एंड द पुअर वाइस वर्सा. ठीक है, इसके लिए भी इन्होंने कोई एक प्रॉपर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं दिया था. सो दैट इज वाई दीज थ्योरी इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, और इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स ही है. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है इनका नाम, बुक और ओवरऑल जो इन्होंने बेसिक प्रेमाइज दिया था उसके बारे में, एंड द क्रिटिसिज्म. अनदर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल थ्योरी इज योर डेंसिटी थ्योरी, बट माइंड इट आपको कहीं कहीं पे ये डेस्टिनी थ्योरी भी लिखा हुआ मिलेगा. सो बोथ आर करेक्ट. And this theory was given by Michael Thomas Sadler. This you need to remember. Okay. और इन्होंने ये जो थ्योरी थी, डेस्टिनी थ्योरी बोल लो या फिर डेंसिटी थ्योरी, ये इन्होंने अपनी किताब द लॉ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर दी थी. ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर. लाइक दीज आर द फैक्चुअल थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. लाइक माइकल सैडलर ने दिया था डेंसिटी थ्योरी को, एंड उनकी जो किताब थी उसका नाम था द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ माल्थस. ठीक है, ये पॉइंट है, आप याद रखना. आगे हम माल्थुसियन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और ये जो डेंसिटी थ्योरी है या बहुत सारी अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है, मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सी. वो थ्योरी ज़्यादातर आपके माल्थस थ्योरी के अगेंस्ट दी गई थी, यानी कि माल्थस ने जो अपनी थ्योरी के अंदर बताया था उसके जो प्रिपोजिशंस थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये सारी थ्योरीज दी गई थी. माल्थुसियन थ्योरी क्या है हम सोशो कल्चरल के अंदर देखेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए आप बस ये पॉइंट याद रख लीजिए. नाउ अब ये डेंसिटी थ्योरी कहती क्या है. सो बेसिकली ये सिंपली ये बताती है कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और जो फर्टिलिटी है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, यानी कि अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो फर्टिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी. दिस इज एज सिंपल एज इट इज. सो इन्होंने क्या बोला, अब हम उसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इनका ये कहना है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ पे आपको डेंसिटी कम देखने को मिलेगी, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई होगी, और जो अर्बन पॉपुलेशन है या जो अर्बन रीजन्स है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी फर्टिलिटी है वो लो होगी. राइट, ये पॉइंट आप याद रख लेंगे. दिस इज वेरी सिंपल. नाउ इनके कुछ क्रिटिसिज्म्स हम देख लेते हैं. तो पहली बात तो ये कि इन्होंने फ्यूकेंडिटी और फर्टिलिटी के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया. फ्यूकेंडिटी इज व्हाट? फ्यूकेंडिटी इज द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, और फर्टिलिटी इज व्हाट बेसिकली द रियलिटी. ठीक है, जो रियलिटी में आप कितना रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और फ्यूकेंडिटी है कि पोटेंशियल कितना है रिप्रोड्यूस करने का. तो इन दोनों के बीच में इन्होंने कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं किया. राइट, देन जो इनका कहना था कि डेंसिटी जहाँ पे हाई होगी फर्टिलिटी वहाँ पे लो होगी, दीज सिचुएशन इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लें, वेस्ट बंगाल का केस हम अगर देखें तो वेस्ट बंगाल इज द सेकेंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया. राइट, बिहार सबसे पहले नंबर पे है, और अगर आप बिहार या वेस्ट बंगाल दोनों को ही लेके देखें तो दोनों के ही केस में आपको देखने को मिलेगा कि फर्टिलिटी एज सच कुछ लो नहीं है इन कंपेयर टू दी अदर रीजन्स. फर्टिलिटी बल्कि बिहार वेस्ट बंगाल की आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है. दो कॉन्ट्रोडिक्शंस आपको मिल गए, सॉरी क्रिटिसिज्म्स आपको मिल गए, एंड इट मेजर्स ओनली द गिवन सिचुएशन विद द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, और दूसरा शैडलर का जो व्यू था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, the population decreases has not been proved true. In the country like India, industrialization has not led to the decline or growth of the population. यानी कि ये वाला आप जो लास्ट पॉइंट है, I forgot to explain you that, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाता है उस तरीके से जो आपकी पॉपुलेशन की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज करती जाती है. ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग,
एंड फर्टिलिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको भी क्रिटिसिज्म में लिया गया है कि ऐसा नहीं है। आप इंडिया के केस में ही देख ले, इंडिया के केस में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा है पैरेलली एंड द पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग। इवन दैट इज वैलिड फॉर द केस ऑफ चाइना एज वेल। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स है एंड दीज आर लाइक वेरी सिंपल वन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। दिस वॉज गिवन बाय पर्ल एंड रीड, और इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नेम्ड द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अंदर इन्होंने लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी दी थी। अब ये लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी क्या कहती है, एंड रिमेंबर दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज एस शेप थ्योरी, ऑल्दो इट्स वेरी अनलाइकली कि इस थ्योरी के नाम से आपको ये थ्योरी कहीं पे पूछी जाए कि एस शेप थ्योरी के बारे में बताइए एंड सो, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, और जैसे कि हमने लास्ट वाले थ्योरी के अंदर भी बात किया था कि वो भी माल्थूशियन थ्योरी जो है उसके क्रिटिसिज्म करते हुए एक और थ्योरी दी गई थी। तो सिमिलरली लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी भी माल्थूशियन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है। माल्थूशियन थ्योरी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी अब बस ये जान लीजिए कि ये कहता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है। जीपी एपी आपने पढ़ा होगा ना, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करती है। वहीं जो फूड प्रोडक्शन है उसका जो इंक्रीज होता है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये पूरा डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, ये लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी ने भी माल्थूशियन को रिजेक्ट कर दिया था, ये थ्योरी दी गई थी। तो इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे, और इस एजम्पशंस के बाद जो ओवरऑल इसकी जो प्रीमाइस थी वो मैं आपको बताती हूँ। इनके अनुसार जो पॉपुलेशन है दैट वेन्स एंड वैक्सेस। वेन्स एंड वैक्सेस इट्स अ फेनोमेना। जैसे आप चांद को देखते हैं तो चांद भी ये वेनिंग एंड वैक्सिंग होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग महीने के अलग अलग दिनों में चांद में आपको कभी बढ़ता हुआ कभी घटता हुआ जो दिखता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून। तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू पर्ल एंड रीड जो आपकी पॉपुलेशन है ये भी वैक्स और वेन करती है। ठीक है, कभी ऐसा टाइम आएगा व्हेन इट राइजेस, एट सर्टेन टाइम इट फॉल्स, सर्टेन टाइम इट इंक्रीज रैपिडली, और कभी कभी काफ़ी स्लोली। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा होगी दैट इज़ कि ये जो पॉपुलेशन है ये हमेशा कहीं ना कहीं ग्रो होती रहेगी, ये कभी भी स्टीडी नहीं होगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो और आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो। सो दैट इज अबाउट द लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। अब ये आप यहाँ पे इस ग्राफ की हेल्प से भी अगर समझेंगे तो यू विल बी बेटर एबल टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो ये 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, और ये 4 स्टेजेस क्या क्या है, इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे कंट्री में बैकवर्डनेस होती है, इसके वजह से आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट भी हाई होती है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी लो लेवल पे होगी। ठीक है, बिकॉज बर्थ रेट हाई हो रही है लेकिन डेथ रेट भी हाई है, सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल बी स्टेशनरी एट द लो लेवल एज यू कैन सी हियर। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो होगा यहाँ पे बर्थ रेट आपकी हाई ही रहेंगी लेकिन जो आपकी डेथ रेट है वो थोड़ी बहुत फॉल करेगी, और इसके फॉल करने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपको रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। वहीं जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में आपका डेथ रेट भी फॉल करेगा और बर्थ रेट भी फॉल करेगा, बिकॉज डेवलपमेंट होगी, लोग डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होगा, जॉब्स एंड अदर थिंग्स विल बी valued more than having childs. This will lead to decreasing rate of population. और जो आपका फोर्थ स्टेज है इसमें आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो होंगी एंड मैचेस ईच अदर एंड द पॉपुलेशन विल नॉट ग्रो एंड इट विल बी अ स्टेशनरी बट अ हाई लेवल, जो कि आपका ये वाला स्टेज है। और ये आपने डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरीज वगैरह जो आप देखेंगे उसमें भी मोर और लेस इन्हीं स्टेजेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी के बारे में लिखना है तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दे दे, देन समराइज कर दे कि पूरी की पूरी वो थ्योरी क्या कहती है, एंड देन आप ये स्टेजेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनके क्रिटिसिजम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला तो ये कि उन्होंने जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे उनको इग्नोर करा। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इग्नोर करा, बिकॉज आप जब किसी पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सर्टन टाइम रिलीजन भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अबॉर्शन अलाउड नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स अबॉर्शन अलाउड नहीं होंगे इफ़ देयर इज सम अनवांटेड प्रेगनेंसी, द चाइल्ड विल टेक बर्थ और वो एड ऑन ही करेगा पॉपुलेशन के अंदर, सो दैट इज़ वन फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, कहीं कहीं भी आप देखेंगे कि द पुअर विल प्रोड्यूस मोर किड्स बिकॉज दे फील दैट दे विल हैव मोर हैंड्स टू अर्न एंड सो। तो ये सारी जो चीज़ें थी दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन दिस लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी। दूसरा है जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न है
वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये जो स्टेजेस की बात करी है कि इस तरह से चेंजेस आएंगे, दैट्स वेरी अनसर्टन कि इतनी यूनिफॉर्मिटी आपको कर्व में देखने को मिले। एंड जो टाइम पीरियड है दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर, द थ्योरी डज नॉट क्लियरली शोज द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन रीच द ऑप्टिमम स्टेज। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑप्टिमम लेवल है ये कब रीच होगा, कितना टाइम लगेगा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में, एंड सो फोर्थ, वो चीज़ें भी इस थ्योरी के अंदर क्लियर नहीं है। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जो लॉजिस्टिक कर्व थ्योरी है, दिस वॉज बेटर देन द मैल्थुसियन थ्योरी, जो कि अगेन हम आगे देख लेंगे, बिकॉज ये काफ़ी रियलिस्टिक थी, क्योंकि मैल्थुसियन ने जो जीपी और एपी वाला कंसेप्ट दिया था वो एग्री कर पाना इज लाइक बिट मोर ट्रिकियर. So in compared to that, this logistic curve theory although have some criticisms to it and certain drawbacks, but even though this one is better than the Malthus. So ये basically conclusion मैंने आपको इसलिए दिया है. In certain cases अगर आपको दोनों के बीच में comparison पूछ लिया जाता है, या 20 मार्कर क्वेश्चन है और वहाँ पे आपको थ्योरीज के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अगर आप ये चीज़ें भी कंपैरेटिव स्टडीज भी इंक्लूड कर देते हैं ना, तो दैट विल फेच यू गुड मार्क्स, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स बिकम नेसेसरी. जहाँ पे भी मैं आपको लॉजिस्टिक थ्योरी में जैसे बताया, और उसके पहले वाली थ्योरीज में अगर आप मैल्थुसियन से थोड़ा बहुत उनको कंपेयर करके उनके कॉन्ट्रडिक्शंस लिख पाए तो दैट वुड बी गुड. अदर थ्योरी इज योर सर्कुलर थ्योरी. अब ये सर्कुलर थ्योरी जो थी इज गिवन बाय कोराडो गिनी. अब गिनी कोफिशिएंट आपने ज़रूर सुना होगा इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे होंगे फॉर द GS3. देयर यू स्टडीड गिनी कोफिशिएंट, नॉट स्टडीड बट बेसिकली यू गेट रेफरेंस ऑफ इट. बेसिकली आपका जो गिनी कोफिशिएंट है वो लॉरेंस कर्व के लाइक थ्रू प्लॉट किया जाता है, एंड सो. आई एम नॉट सो गुड एट इकोनॉमिक्स बट एनीवेज. सो यस, इस गिनी कोफिशिएंट के बेसिस पे अगर आप बात करें तो व्हेन दिस गिनी कोफिशिएंट, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन दिस कम्स 0, तो इसका मतलब होता है जो एक पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है. सब लोगों को इक्वल स्टेटस है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट जो भी आप बात करें. और अगर आप गिनी कोफिशिएंट आपका 1 होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, और ये जैसे जैसे 0 से 1 की तरफ बढ़ता जाता है आपकी इनइक्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एंड व्हेन इट रीचेस 1 इट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है. So this is the background about the Gini coefficient. Now this circular theory which is given by Corrado Gini, the one who's responsible for the Gini coefficient, ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है. ये एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करता है, और दूसरा ये बताता है कि पॉपुलेशन के ग्रो होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. नॉट जस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज समटाइम्स द पॉपुलेशन बिकम्स अ बून ऑल्सो इफ यूटिलाइज प्रॉपरली. क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो दिस थ्योरी स्टेट्स कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इम्पैक्ट द सोशल एंड द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है. और इनके हिसाब से कि आपकी जो इन्वर्स रिलेशन होती है पॉपुलेशन ग्रोथ में और सोशल और नेशनल डेवलपमेंट में, यानी कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो सोशल और नेशनल डेवलपमेंट नीचे जाएगी. अगर पॉपुलेशन धीरे मतलब आपका ग्रो नहीं कर रहा है बहुत रैपिडली, तो आपकी सोशल डेवलपमेंट ऊपर जाएगी, ठीक है. आप कुछ एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं, बट अगेन दिस डज नॉट होल्ड्स ट्रू ग्लोबली एंड फॉर एवरीथिंग, बट दिस वॉज बीइंग सेड बाय कोराडो गिनी. अब ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या बात करता है, बिकॉज हम ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ये हम बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम वो देख लेते हैं. तो इनके हिसाब से केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे कि ये कहना कि आपने डाइट थ्योरी के अंदर देखा था कि सर्टन डाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ का कहना है कि सर्टन इकोनॉमिक कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इनका मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली the biological factors are responsible for the increase in population, and that is why this theory is also known as the natural law theory. इनके हिसाब से जो आपकी फ्यूकिंडिटी होती है, दैट इज द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, ये हाई होने से आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये अल्टीमेटली बढ़ जाती हैं, क्योंकि फ्यूकिंडिटी हाई होगी, पोटेंशियल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगी. एंड हमने यहाँ पे देखा हुआ है इस पहली वाली स्लाइड में कि पॉपुलेशन के ग्रो होने की वजह से जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑफ द नेशन उस पर इम्पैक्ट आता है, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है. एंड दैट इज बीइंग रिपीटेड ओवर हियर
कि फ्यूकेंडिटी हाई होने की वजह से या इंक्रीज करने की वजह से आपकी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है और बढ़ जाती है. एंड गिनी बिलीव दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज सिमिलर टू द साइक्लिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी कि इन्होंने जो इंडिविजुअल होता है, अ पर्सन, उनकी जो ग्रोथ स्टेजेस होती है उससे कंपेयर किया है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, स्टेजेस को बेसिकली. अब ये कैसे कंपेयर किया है? एक बच्चा होता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि उसकी जो ग्रोथ है दैट इज वेरी फास्ट, राइट. अ बेबी ग्रोज वेरी फास्ट ड्यूरिंग सो एंड सो एजेस. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एडोलेसेंस, एंड देन व्हेन द चाइल्ड रीचेस द एडल्टहुड, ठीक है, एडल्टहुड में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्लो स्लो हो जाती है. एंड देन अल्टीमेटली जो आपकी सीनेसेंस होती हैं उस टाइम पे तो आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो आपकी सेल्स एजिंग शुरू हो जाती है एंड दी लाइक इफिशियंसी डिक्रीजेज. वही वाली चीज़ इन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन के भी साथ होती है. जो आपका पहला स्टेज है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी रैपिड, यानी कि जैसे ये बच्चे की ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है, फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन की भी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन भी डिक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है. सो दैट इज वॉट इज बीइंग टोल्ड अंडर दिस सर्कुलर थ्योरी. नाउ नेक्स्ट इज योर फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी. अब ये फर्टिलिटी फंक्शन थ्योरी दी गई थी आपकी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, और इनकी जो बुक थी दैट वाज नेम्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, जो इन्होंने 1880 में लिखी थी, ठीक है. सो अगेन इसका क्रक्स हम समझ लेते हैं. तो इनके हिसाब से जो फ्यूकिंडिटी है, द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस है, दैट डिक्रीजेज व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेज. अगेन यहाँ पे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्यूकिंडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. इफ दिस इज फ्यूकिंडिटी and this is the complexity, so there's an inverse relationship. And which type of complexity we are talking about here? Complexity related to the development, related to the like job, related to the education level, related to the society, related to the modernity, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स. सो इफ़ यू कैन समराइज, आप देखेंगे कि इनके हिसाब से द पुअर पीपल दे हैव सिंपल लाइफ एंड इनकी हाई फर्टिलिटी होती है. मिडिल क्लास पीपल जो होते हैं इनकी लो फर्टिलिटी होती है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कहीं आते हैं. और जो आपके हायर क्लास के और जो हायर स्टाटा के लोग होते हैं, दे हैव अ फेयरली वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव वेरी लो फर्टिलिटी. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग like given proposed by Herbert Spencer in his book. और इनके हिसाब से जो बर्थ रेट है एंड डेथ रेट है, the expectancy of life increases and the death rate decreases when life becomes more complex. So आप आज के डेट में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जा रही है. जो आपको 1880s में एक सोसाइटी देखने को मिलती, आज के डेट में in 2022 we find that there are various procedures that can be performed. There are various ways a person can be saved from various other diseases. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे 1880s के टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, राइट. यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी का फ़ायदा ये हुआ है कि आज के डेट में आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, राइट. अगर आप अपने दादा दानी से पूछेंगे तो उनके टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हुआ करती थी. इवन आप डेटा को तो देखें तो उससे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप रियल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो उनके टाइम पे अगर किसी को कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती थी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो द पर्सन इज बाउंड टू डाई, राइट. इवन मलेरिया यूज टू बी वेरी फेटल. तो इस टाइप की चीज़ें आज के डेट में आपको सुनने को नहीं मिलेगी, बिकॉज दीज डिजीजेज हैव लाइक सर्टन क्योर, इफ नॉट अ प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल, बट सर्टन क्योर है, उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट कि कॉम्प्लेक्सिटी तो आई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी भी हुई हैं. एंड क्रिटिसिज्म है इनका कुछ. सो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि कोई इम्पेरिकल एविडेंस नहीं है जब ये बात कर रहे हैं कि लो फर्टिलिटी हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ, राइट. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे आप एम्पेरिकली इसको प्रूफ नहीं कर सकते. आपको एक दो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ आप बोल सकते हो कि दिस इज गोइंग फाइन. लाइक यूएस का एग्जाम्पल ले ले, वहाँ पे आपको फर्टिलिटी लो देखने को मिल रही है. जापान में एग्जाम्पल ले ले आप, वहाँ फर्टिलिटी आपको लो देखने को मिल रही है. बट दैट डजंट मैचेस विद द like empirical evidences that you can collect, and no justification for the effect of individuation on the fertility. Finally, biological theory के अंदर एक last theory, although interesting one, is a protein consumption theory, and this was given by Jose D. Castro.
अब जॉसी डी कैस्ट्रो ने क्या एजम्पशन किया, सो इनके हिसाब से जो आपकी प्रोटीन कंजम्पशन है, the protein that the female consume, they regulate the fecundity, that is the potential to reproduce. And इन्होंने माना था कि जो प्रोटीन इनटेक है अगर वो ज़्यादा होगा तो फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, और अगर प्रोटीन कंजम्पशन लेस होगा तो फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकती है. सो बेसिकली अगेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन फर्टिलिटी एंड द प्रोटीन कंजम्पशन. और अगर आप पिछले भी सारे थ्योरीज को एक बार रिकॉल करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक इन एवरी वन यू विल फाइंड कि इनवर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया वो जिस भी चीज़ों के बारे में बात करें, तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, राइट. अब why this protein and fertility are related to each other, so he has some explanation to this. तो इनके हिसाब से क्या होता है कि जब आप प्रोटीन लेस कंज्यूम करते हैं तो आपके जो लीवर है इट लेट्स टू द फैटी डीजेनरेशन ऑफ लीवर. फैटी डीजेनरेशन ऑफ लीवर मीन्स कि जो आपके लिवर है उसके आसपास एक फैट की लेयर्स बननी शुरू हो जाती है, राइट. दैट्स अ फेनोमेना दैट यू कैन सी, मतलब इट्स अ मेडिकल थिंग दैट हैपन्स इन मेनी ऑफ द पीपल. और इसकी वजह से जो आपका लीवर है दैट विल ऑफ कोर्स बिकम वेरी वीक. और अगर लीवर वीक हो जाएगा तो वो जो आपके एस्ट्रोजन रिलीज होगी बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. एंड नाउ यू लास्ट मी लाइक अगर एस्ट्रोजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, तो आई एज्यूम कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने मेनार्च मेनोपॉज के बारे में बात की थी, एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ द एस्ट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ वुमेन, रिप्रोडक्शन इन वुमेन, राइट. अब ये एस्ट्रोजन बॉडी में रिलीज हो रहा है और जब एक्सेस अमाउंट में ये रिलीज होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तो जितना भी रिलीज हो रहा है इट इज़ डायरेक्टली सर्कुलेटिंग इन द बॉडी, राइट. और इस सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा, जो फर्टिलिटी है वो राइज करेगी, राइट. क्योंकि आपकी लीवर वीक होने की वजह से वो एस्ट्रोजन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है. सो दैट वाज बेसिकली हिज काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन और assumption you can say. So he suggested the high intake of protein by the females in the reproductive age group to control the fertility. यानी कि अगर आपको fertility कम रखनी है तो he suggested कि protein intake ज़्यादा होना चाहिए. That was his assumption. अब इसके कुछ criticisms हम देख लेते हैं क्या है. So of course ये जो इनका assumption है it cannot be validated worldwide, क्योंकि हाई फर्टिलिटी देखी गई है बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे प्रोटीन इनटेक भी ज़्यादा है और अच्छा खासा है, राइट. बिकॉज हम ये भी पता है कि प्रोटीन इनटेक जनरली आपको पुअर में कम ही देखने को मिलेगा. फॉर देम टू कंज्यूम प्रोटीन इज नॉट दैट ईजी, राइट. और साइंटिफिकली ये भी प्रूव नहीं किया जा सकता है कि प्रोटीन रिच डाइट कैसे लोअर फर्टिलिटी कर सकती है. मतलब साइंटिफिकली नहीं प्रूव किया गया, एम्पिरिकली आप उसको नहीं देख सकते हैं, और कुछ इसके आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. So again, these are like some of the criticisms related to this protein consumption theory. Now we reach on to the social and the cultural theories. अब ये social and cultural theories में the like most important one is your Malthusian theory. बाकी भी हैं, ये छोटे छोटे हैं, हम इनको quickly cover करते चलेंगे. Will not spend much time here because as I told you again and again, ये 11 वाले और even the 12 that we are going to study further, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, बट आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट ईच ऑफ दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच वन ऑफ देम. एक बात जो आपको सोशो एंड कल्चरल थ्योरीज के लिए याद रखनी है, दैट दीज थ्योरी आर मेनली रिलेटेड टू दी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट इवेंचुअली प्रिवेल्स इन दी कल्चर. हाउ, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले ले, से फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके जो वेजिटेरियन लोग हैं, they are vegetarian because there is certain psychological attributes, क्योंकि वो हो सकता है किसी जानवर को मारना नहीं चाहते, किसी पक्षी को मारना नहीं चाहते, they believe in certain principles of their own, and that is why that kind of an vegetarianism prevails amongst them. मतलब ये एक रीज़न हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. दैट मीन्स कि साइकोलॉजी और कल्चर का आपस में कहीं ना कोई इंटर रिलेशन तो होता ही है, इफ़ नॉट एक्सप्लिसिटली दैन इम्प्लिसिटली तो होता ही है, ठीक है. और ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं दे कैन बी ऑफन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस ऑल्सो. अब ये इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कैसे हो सकते हैं? अब अगर आप पॉपुलेशन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो से फॉर एन एग्जाम्पल दैट इफ अ पेरेंट थिंक दैट इफ दे हैव 10 चिल्ड्रंस देन दे कुड हैव लाइक मोर हैंड्स टू अर्न. वहीं एक दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स है, उनको लगता है कि इफ दे हैव मोर चिल्ड्रन दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन लाइक गिविंग देम अ क्वालिटी लाइफ, गिविंग देम अ क्वालिटी एजुकेशन, इवन दो इन लाइक
द फ्यूचर दे विल अर्न एंड दे विल सपोर्ट देम, बट वो प्रेजेंट ही सोच के उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और वो एक या दो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 9-10 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस इकोनॉमिक कंसिडरेशंस एंड ऑल। सो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि सोशल एंड कल्चरल थ्योरीज के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो रोल प्ले करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, मैल्थूशियन इज द इंपॉर्टेंट वन, तो हम सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। अब ये मैल्थूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, सी एक और चीज़ है, जब आपको डेमोग्राफिक थ्योरीज और उसमें अगर पूछ लिया जाए मेंशन अबाउट सम ऑफ द सोशल एंड कल्चरल डेमोग्राफिक थ्योरीज, तो आप मैल्थूशियन थ्योरी को मेंशन करे ही करे, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, क्योंकि बाकी जो भी थ्योरीज है दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये मैल्थूशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने पहले भी देखा है जो आपकी लॉजिस्टिक थी या सर्कुलर थ्योरीज थी, उन्होंने इस मैल्थूशियन को क्रिटिसाइज किया था। अब हम खुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ये थ्योरी थी क्या और इनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, ठीक है। तो मैल्थूशियन थ्योरी को समझने के लिए यू हैव टू टेक 2 assumptions। पहला एजम्पशन आपका ये कहता है कि फूड इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर मैनकाइंड। दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वी ऑल एग्री विद दिस कि खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा ज़रूरी होता है एक इंडिविजुअल या मैनकाइंड के लिए फॉर देयर सर्वाइवल। बिकॉज बोला जाता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान, और इस रोटी कपड़ा और मकान में भी जो आपका रोटी है दैट कम्स एट द अपर हायरार्की, राइट। वो रोटी के बिना आपका कुछ भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो है तभी आप सारी चीज़ें कर रहे हो। आप आज पढ़ाई भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके like sustenance से ही related है, because you wanted to go somewhere, work there and then earn your livelihood, right। कोई यहाँ पे चैरिटी के लिए तो फिर कुछ कर नहीं रहे हो। so that is why ये जो आपका फूड है that is always necessary for mankind। और अगर ये always necessary for mankind होगा तो इससे population पे क्या असर आएगा वो देखते हैं कि जो population growth है वो लिमिट हो जाएगी by the means of sustenance। that means कि अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, मतलब एक इकोसिस्टम, सोसाइटी नहीं मानते, एक इकोसिस्टम में मींस ऑफ सस्टेनेंस अगर लिमिटेड है तो पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर सकता है उतनी ही पॉपुलेशन राइज करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पॉपुलेशन उससे आगे बढ़ेगी इट विल इवेंचुअली डाई आउट ऑफ हंगर और स्टारवेशन, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, आपका फूड तो लिमिटेड होगा और वो लिमिटेड फूड आप लिमिटेड लोगों को ही फीड कर सकते हैं। और अगर लोग अनलिमिटेड या उस मीन्स ऑफ सस्टेनेंस से ऊपर या उससे ज़्यादा बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ सस्टेनेंस इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अनलेस मॉडरेटेड बाय अ सर्टेन चेक्स। तो दूसरी चीज़ ये कहती है मैल्थूशियन की एजम्पशन कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपके मीन्स ऑफ सस्टेनेंस के प्रपोर्शन में ग्रो करेगी। इन व्हाट प्रपोर्शन? इन एन अर्थमेटिक प्रपोर्शन, ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बोल सकते हैं, अनलेस मॉडरेटेड बाय सर्टेन चेक्स। अब ये कौन से चेक्स हो सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफ हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे पूरा का पूरा आपका मीन्स ऑफ सस्टेनेंस और सारी चीज़ें डिसरप्ट हो गई, और इस डिसरप्शन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज आ सकता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड की जब हम बात कर रहे हैं तो फूड ग्रो करता है एज पर दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप APB शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अब दूसरा एग्जाम्पशन मैल्थूशियन का क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है इट वॉज देयर एंड इट इज देयर थ्रू आउट द ह्यूमन काइंड, राइट। और ये पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और इस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की वजह से क्या होगा आने वाले समय में, और जो होता रहा है कि जो आपकी बर्थ रेट है ये हमेशा ही हाई लेवल पे रहेगी। तो बेसिकली सी ये एजम्पशंस है, यहाँ पे हम कुछ सही या गलत की बात नहीं कर रहे, हम एजम्पशंस को मान रहे हैं, ठीक है। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये ज्योमेट्रिक रेशियो में प्रोसीड करेगी, यानी कि आपकी जो फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। और इसके दोनों के रीजंस इन्होंने दिए हैं कि फूड नेसेसरी है तो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस उस तरह से बढ़ेगा, और जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है उसके वजह से आपकी बर्थ रेट हाई रहेगी और ये इस तरह से बढ़ेगा। ये एजम्पशंस है इनका, ठीक है। और जिनको AP या GP का कंसेप्ट नहीं समझ में आया, मैंने ये जस्ट आपके लिए इंक्लूड कर दिया है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की आप जब देखो बात करो तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है इट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इनकी बात करो तो इसका रेशियो आपको हमेशा सेम मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 is 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 is again 2, 16 डिवाइडेड बाई 8, तो इन दैट फैशन, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, दिस इज योर AP। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ चीज़ ऊपर बढ़ रही है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए
ये 3 का डिफरेंस आपको सब में नजर आएगा, ठीक है। एंड इस तरह से अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेंगे तो आपको यूं लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। वहीं जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वो कहने का क्या मतलब है, 1 से बने 2, अब ये 2 से बने 4, फिर 4 से बने 8। अब यहाँ पे आप देखो कि मैल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहती है, ये कहती है कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, फूड प्रोडक्शन जो है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक डिसइक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, ही डिड नॉट एक्सप्लेन दैट। और अगर इस टाइप का डिसइक्विलिब्रियम होता है देन हाउ टू करेक्ट इट, या तो पॉजिटिव चेक्स जिसमें आप नेचुरल कैलामिटीज को ले सकते हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक लेट मैरिजेस, सेलिबसी, सेल्फ रिलायंट, या फैमिली प्लानिंग मेथड जहाँ पे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके कि वो ओवरशूट ना कर जाए। तो दिस इज अबाउट द समरी ऑफ द मैल्थुशियन थ्योरी। और जब वो बात कर रहे हैं कि कैटास्ट्रॉफ की, जो हमने पहले भी बात करी कि मैल्थुशियन कैटास्ट्रॉफ जब एक टाइम आएगा जहाँ पे पॉपुलेशन ओवरशूट कर जाएगी फूड सप्लाई को, तो वो कैसे होगा। तो ये फूड सप्लाई तो यूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है, पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो राइज वाला आप देख रहे हैं ये जब राइज कर गया तो डेफिनेटली जो फूड सप्लाई है वो लिमिट हो जाएगी। एक पॉपुलेशन जो सर्टेन पॉपुलेशन अभी ग्रो कर चुकी है उनके पास सफिशिएंट फूड सप्लाईज नहीं होगा, देन अल्टीमेटली देयर हैज टू बी समथिंग टू करेक्ट दैट डिसइक्विलिब्रियम। और उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए कुछ भी चीज़ें हो सकती है, या तो वॉर, फेमाइन, डिजीज, या नेचुरल कैलामिटीज, फैमिली प्लानिंग, कुछ भी। और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली पॉपुलेशन फिर से डाउन आनी शुरू हो जाएगी और ये डिसइक्विलिब्रियम को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगी फिर से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द मैल्थुशियन कैटास्ट्रॉफ एंड द मैल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके क्रिटिसिज्म्स क्या होगी आप खुद भी याद रख सकते हो, बहुत ईजी है। कि सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म इसका ये होगा कि इन्होंने साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ों की बात नहीं की है। जो AP या GP की भी बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। यू कैन नॉट जस्ट से कि फूड सप्लाई इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रो कर रहा है एंड द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट दैट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट्स फेयरली लाइक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द थिंग्स टू अंडरस्टैंड, राइट। और दूसरी बात यह है कि इनकी थ्योरी काफ़ी पेसिमिस्टिक थी। इन्होंने पॉपुलेशन को स्ट्रगल इनवाइट करने का एक तरीका बताया, क्योंकि पॉपुलेशन होगी तो कुछ ना कुछ बुरा होगा या कुछ ना कुछ आपको चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे, बल्कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ पॉपुलेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, राइट। बिकॉज पॉपुलेशन नहीं होगा तो आप कंट्री की ग्रोथ इमेजिन नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा, अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड लाइक द ओवरऑल ह्यूमन काइंड और सिविलाइजेशन वोंट प्रोग्रेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या एक्चुअली में होता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन शूट कर जाती है एंड देन जो भी आप चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते हैं उससे नीचे आती है। तो अगर आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना तो दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। तो इसके के साथ हम ये मैल्थुशियन थ्योरी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। इंपॉर्टेंट सोशियो एंड कल्चरल थ्योरीज देख लेते हैं। पहली आपकी मतलब दूसरी है आपकी थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलैरिटी और ये दी थी बाय ए डुमोंट। अब ये सोशो कैपिलैरिटी की थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो आपकी फर्टिलिटी बिहेवियर है वो एक सिविलाइज्ड कम्युनिटीज़ के हिसाब से डिसाइड होती है। लाइक इफ़ अ कम्युनिटी इज़ वेरी मच सिविलाइज्ड then they will prefer to have less number of children. When a community that you consider to be uncivilized, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि उनमें आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा इनका assumption था। Of course, he must have done some studies of his own. And again, इसकी कुछ अपने जो क्रिटिसिजम्स है वो तो है ही हैं। आप इंडिया में ही देख लीजिए, इट्स नॉट रियली ट्रू कि आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जो वेल टू डू फैमिलीज़ है और जो सिविलाइज्ड फैमिली दैट यू कॉल्ड इन योर लैंग्वेज इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दी वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर लाइक अदर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट ये सोशल कैपिलैरिटी सही या सटीक नहीं बैठती हैं, एज यू कैन से। दूसरी है आपकी थ्योरी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये थ्योरी ऑफ प्रॉस्पेरिटी दी थी बाय एल ब्रिंटानो। तो दिस एल ब्रिंटानो का मानना था कि जो पुअर लोग होते हैं दे प्रेफर टू हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं होता है फॉर देयर एंटरटेनमेंट। सो दे फाइंड द सेक्शुअल इंडल्जेंस टू बी काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट फॉर देम, and for rich men they have many other options to have their entertainment and pleasure, and that is why they have the low fertility. Again, इन्होंने जो एक differentiation था between the sexual enjoyment and the pleasure of parenthood, इनको पूरी तरह से ब्रीच कर दिया था। और अगेन मतलब दिस इज अगेन अ जनरलाइजेशन दैट यू कैन से, अ थ्योरी ऑफ इट्स ओन, और इसको आप
एक लार्जर स्केल पे या लार्जर लेवल पे कंसीडर नहीं कर सकते टू बी ट्रू फॉर द सोसाइटी, राइट? तो इसीलिए इसका भी आप क्रिटिसिज्म इजीली लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक थ्योरीज, सी आपके जो सिलेबस के अंदर है वहाँ बायोलॉजिकल और सोशो कल्चरल स्पेसिफिकली मेंशन है, इकोनॉमिक थ्योरी एज सच मेंशन नहीं है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सोशो कल्चरल थ्योरी है कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन में भी आता है। तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। जो हम इकोनॉमिक थ्योरीज की बात कर रहे हैं इनको आप सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर एक ओवरऑल क्लब भी कर सकते हैं, ठीक है? एज सच कोई आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव इंक्लूडेड इट लाइक इन अ सेपरेट वे सो दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट, ठीक है? तो इसके अंदर हम इन 3 थ्योरीज को क्विकली देखेंगे। और इसके अलावा 2 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, दैट इज योर थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। हम इन दोनों थ्योरीज को भी देख लेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में तो क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी अगर आप जान लेंगे तो दैट वुड बी गुड। तो आपकी जो पहली इकोनॉमिक थ्योरी है दैट इज योर थ्योरी ऑफ इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो। तो ये दी गई थी बाय J.C. कैल्डवेल। इन्होंने ये बोला कि अगर वेल्थ फ्लो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में हो रहा है, पेरेंट्स चिल्ड्रंस को अपना वेल्थ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केसेस में फर्टिलिटी लो होगी। वाई सो? बिकॉज जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन उतना ज़्यादा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन और लाइक द पार्ट्स ऑफ द वेल्थ, राइट? तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो द पेरेंट्स विल प्रेफर टू हैव लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बट अगर वेल्थ फ्लो फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट होना है, या मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे उतना अच्छा, एज आई टोल्ड यू एज एन एग्जाम्पल पहले कि जो बेगर्स होते हैं they might prefer to have more number of children because उनको लगता है the more number of children they have the more begs that they can get। तो अगर वैसा होगा तो उस केसेस में जो फर्टिलिटी है वो हाई होगी, the parents will prefer to have more number of children। तो ये मानना था इंटरजेनरेशनल वेल्थ फ्लो का। दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल मॉडल। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल मॉडल क्या है, ये गैरी एस बेकर ने दी थी। इनके अनुसार से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो आपके फर्टिलिटी फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपके चिल्ड्रन है और जो हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स है, इनका मानना था, लाइक एस बेकर का मानना था कि ये दोनों बिल्कुल एक तरीके का काम करते हैं। जैसे आपके हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उसी तरह से आप चिल्ड्रंस को भी उनसे एक तरीके से क्या कह सकते हो, सिनोनिमस मान सकते हो। जैसे कि एक कंज्यूमर रेशनल डिसीजन करता है बेस्ड अपॉन द टेस्ट, यूटिलिटी एंड द कॉस्ट। सपोज लाइक यू आर प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप, यू आर प्लानिंग टू बाय एन AC और एनीथिंग, तो बेस्ड अपॉन योर टेस्ट, योर बजट एंड एवरीथिंग यू डिसाइड कि मुझे वोल्टास का लेना है या मुझे कौन सी और LG का लेना है या वट एवर, लाइक XYZ कंपनी दैट यू हैव टू टेक, राइट? यू हैव टू मेक द डिसीजन बेस्ड अपॉन वेरियस अदर फैक्टर। उसी तरीके से आप कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपके होंगे, आप इस बेसिस पे डिसाइड करते हो कि आपका सोशल स्टेटस कैसा है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी अर्निंग्स कितनी है, आप कितना खर्चा करना चाहते हो। तो बेस्ड अपॉन ऑल दोज फैक्टर्स दीज काइंड ऑफ डिसीजंस आर taken, and this hold somewhat true to the present generation also। और जो तीसरी है आपकी वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन। ऑल्दो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल मॉडल मोर और लेस थोड़ा बहुत सेम है, बट इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर एक दो फैक्टर्स और भी लिस्ट डाउन किए गए, वो मैं आपको बताती हूँ। एंड दिस वाज गिवन बाय हार्वी लिप्स्टन। जी मैंने आपको बताया ना कि ये नेम्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, बिकॉज अगर आप थ्योरी लिख रहे हो और नेम मेंशन कर दिया, वैसे ही आपने ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिया और उसके बाद तो आप बाकी लिख ही लोगे, ठीक है? तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये बोलती है कि कितने बच्चे होंगे किसी भी कपल के, दैट इज डिसाइडेड अपॉन लाइक सर्टन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जो पेरेंट्स है वो एक चाइल्ड को एज अ इनकम अर्निंग हैंड देख रहे हैं या नहीं, कि बच्चा है, अगर बच्चा आएगा तो वो कमाएगा तो उनको सपोर्ट करेगा। और दूसरा एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फॉर सर्टन पेरेंट्स और फॉर मैनी पीपल दे थिंक कि जो बच्चे हैं वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, राइट? तो वो उसको ओल्ड एज सिक्योरिटी के तौर पे भी देखते हैं और इसके बेसिस पे कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। दिस यू कैन रिलेट मेनली विथ हैविंग द प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, क्योंकि मेल चाइल्ड का यहाँ पे ये सोर्स ऑफ सिक्योरिटी लोग ज़्यादा देखते हैं। ऑल्दो ये चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत है यू बेटर नो दैट, बट येस दीज आर द थिंग्स दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेट्स टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब हम अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट E.G. डोलान ने एक डेफिनेशन दी थी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच सेज कि जो पॉपुलेशन की साइकिल होती है
व्हेन इट बिगिंस टू जब आपके डेथ रेट है वो कम होने लगते हैं, और जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे रैपिडली ग्रो करती है, और फिर एक सर्टन स्टेज आता है जहाँ पे आपकी बर्थ रेट डिक्लाइन करती है। एंड आई एज्यूम कि जो आपकी ह्यूमन जोग्राफी है उसके अंदर आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। सो वट एवर नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड देयर विल बी यूजफुल हेयर एज वेल, बिकॉज कोई चेंजेस नहीं है, बोथ आर वन और दी सेम ओनली। तो हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जब ह्यूमन जोग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आपने देखा होगा कि एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है, जब प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करें उस टाइम पे ऐसा था जहाँ पे आपकी जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों ही बहुत हाई लेवल पे थी। फिर एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आया जहाँ पे आपकी जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करी, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स हाई। फिर इवेंचुअली आज की जो हम डेट की बात करें, यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रही हैं और जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। और ये जो सारे प्रोसेसेस है they can be also considered in terms of the technological and the economic advancements, अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो इस demographic transition theory to be present to you simply is talking about these kind of an interrelationship between the population growth, the technological and the economic or the socio-economic transitions, ठीक है। और ये जो टर्म है दिस वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय वारन एस थॉमसन एंड देन फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इफ यू वांटेड टू like describe or define the demographic transition, then use the definition given by E.G. Dolan, ठीक है। और ये जो वही सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। और बेसिकली ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी गई थी, ये जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थी कुछ उस टाइम पे, कि मोस्टली यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोर्स, तो उनके ऊपर स्टडीज करके ये जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो दिया गया था। अब हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में कि ये क्या थ्योरी थी और क्या बताया गया था इसके अंदर। सो बेसिकली दिस थ्योरी talks a particular pattern of demographic change from high fertility, high mortality to low fertility and low mortality। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा ट्रांजिशन फेज देखें जहाँ पे यहाँ पे आपके हाई फर्टिलिटी भी है और हाई मोर्टैलिटी भी है। फर्टिलिटी ऑफ कोर्स बर्थ रेट से ही हम उसको कोरिलेट करेंगे, और मोर्टैलिटी है तो हम उसको डेथ रेट से करेंगे। सो ये सोसाइटी यहाँ से यहाँ मूव करेगी टुवर्ड्स दी लो मोर्टैलिटी एंड लो फर्टिलिटी, ठीक है। और ये कब होगा? जब सोसाइटी ट्रांजिट करेगी, ट्रांजिट फ्रॉम समथिंग से जो आपकी पूरी की पूरी रूरल या इलिटरेट सोसाइटी है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, टुवर्ड्स अ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। और इस ट्रांजिशन में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। Then again you can correlate this with the anthropological theory as well, because as you remember जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो anthropological theories है या जो anthropology के अलग अलग concepts है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमने मोस्टली आपके जो एवोल्यूशनलिस्ट की जो थ्योरीज है वहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कैसे एक सिंपलर से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन के साथ भी अलग अलग चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। और ये एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है, ऐसा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के थ्योरिस्ट का मानना था कि जो आपकी मोर्टैलिटी है, द डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी कम्स बिफोर द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। यानी कि आपको जो मैंने इंडिया वाला एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देख के बताया था, लाइक दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बर्थ रेट हाई थी लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होती गई। सो दिस एजम्पशन सेज दैट ओनली कि जो डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी है वो पहले आएगी फर्टिलिटी से। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फर्टिलिटी ये थी, फर्टिलिटी अभी भी हाई थी लेकिन जो मोर्टैलिटी और जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन कर गई थी। द फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्लाइन टू मैचेस द मोर्टैलिटी। और इवेंचुअली जब आपका ये वाला स्टेज जिसमें हमने बात की थी कि जो डेथ रेट था और जो बर्थ रेट था दोनों ही डिक्लाइन कर रहा था, क्यों? तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो फर्टिलिटी है दैट इवेंचुअली डिक्लाइंस टू मैचेस द मोर्टैलिटी, and the socio-economic transformation of the society takes place simultaneously with its demographic transition or the transformation. I hope यहाँ पे कोई भी confusion नहीं है, and this theory you can definitely write, अगर 10 मार्कर में पूछा गया हो तो आप इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। Further, this can be divided into these stages also, ठीक है।
और ये जो स्टेटस है हमने जो अभी बात करी है वही है, बट दिस इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। जब आप स्टेज 1 की बात करते हैं, ऑल्दो कुछ ऐसे आपको साइंटिस्ट भी दिखेंगे जिन्होंने 4 नहीं 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, बट फॉर दी सिंप्लिसिटी सेक हम ये 4 स्टेजेस को ही अभी कंसीडर करेंगे। सो जो आपकी फर्स्ट स्टेज है जो हमने पहले ही देखा है, वहाँ पे आपके बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। तो इस वजह से जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो होती है, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट। ये वाला जो आपकी ऊपर वाली लाइन है ना, जो यहाँ से फिर ऐसे एंड ऐसे गई है, दिस इज योर बर्थ रेट, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन। और ये जो नीचे वाली लाइन है, दिस इज योर डेथ रेट। और जो इन बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से ये बीच में आपकी सारी जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, आपकी बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। देन सेकेंड स्टेज पे हमने देखा कि जो आपकी डेथ रेट है वो डिक्लाइन करती है, और डेथ रेट यूँ डिक्लाइन करी, लेकिन बर्थ रेट वहीं की वहीं है। फिर थर्ड स्टेज में आपकी बर्थ रेट भी डिक्लाइन करी, और बर्थ रेट डिक्लाइन करी और डेथ रेट तो ऑलरेडी डिक्लाइन थी। फिर ट्रांजिशन होता गया, एंड देन दिस फोर्थ स्टेज केम वेयर बोथ द बर्थ एंड द डेथ रेट रिमेन्स लो। यही सारी चीज़ें हमने देखी है, आई एम जस्ट लाइक समराइजिंग इट फॉर यू। अब हम इनको डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं, एंड दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ ओनली इन अ मच डिटेल्ड वे यू कैन से, ठीक है। आप इसको भी रेफर कर सकते हैं कि कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, एंड दीज आर द स्टेजेस जो भी मैंने आपको बताए। और जो फिफ्थ स्टेज है, जैसा मैंने आपको बोला कि कहीं कहीं पे आपको ये फिफ्थ स्टेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ दी फर्स्ट स्टेज, और ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब इनके कारण क्या हो सकते हैं, वाई देयर इज़ अ हाई डेथ रेट एंड वाई देयर इज़ अ हाई बर्थ रेट। तो हाई डेथ रेट तो अगर आप कोरिलेट करके देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू दी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस टाइम पे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और उस टाइम पे आप सुनने को आपको मिलेगा जो बंगाल फेमाइन की हमने बात हिस्ट्री में पढ़ी हुई है। सो दीज थिंग्स आर देयर, राइट। और इसकी वजह से जो आपकी डेथ रेट थी दैट वाज हाई। और बर्थ रेट हाई होने के क्या कारण हो सकते हैं, अगेन जो एक सोशल फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक रीजन भी होते थे, बिकॉज पहले के डेट में लेबर इंटेंसिव वर्क्स हुआ करते थे, चाहे वो आप इंडिया की बात करें या और कहीं भी दूसरे जगहों की बात करें। लेबर वॉज द मेजर कमोडिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन से, इफ आई कुड यूज दैट वर्ड। सो दैट इज देयर। और इस पर्टिकुलर स्टेज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं दैट यू कैन सी। जो पॉपुलेशन पिरामिड हो गया, आपने पॉपुलेशन पिरामिड अक्सर देखा होगा अगेन इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं जो आपके इंक्रीज करते हैं। आई हैव इंक्लूडेड दिस फॉर द सोमालिया एज वेल, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है आपको ये बॉटम में एक्सपैंड करता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी बर्थ रेट है वो काफ़ी हाई हो रही है, सो दैट इज़ वाई इट विल लाइक एक्सपैंडिंग एट द बॉटम। और जो पॉपुलेशन है वो आपको स्टेबल या और कम देखने को मिलेगी। हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी एंड हाई डेथ रेट, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ कोर्स लो होगी। आपको ज़्यादा यंग लोग देखने को मिलेंगे और बहुत कम ओल्ड पीपल, बिकॉज ओल्ड होने से पहले तो वो मर जाते हैं बेचारे। और फर्टिलिटी रेट कैन बी एज हाई एज 8+ चिल्ड्रन। And the society is dominated by the religious beliefs and the stagnant economy, no surplus sustenance type of living। यानी कि लोगों का एक जेनरिक, हम आपको बता रहे हैं कि जेनरिक जो वे ऑफ लिविंग होता है वो सस्टेनेंस बेस ही होता था, कि अभी आपने जो उगाया या आपने जहाँ पे भी काम किया आपको बस वो खाना है, ख़त्म करना है, दैट्स इट। कुछ एग्जांपल्स इसमें आप सियरा लियोनिया, सोमालिया इनका ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ डिटेल थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 मार्कर्स में लिख रहे हो तो आप पूरा फर्स्ट स्टेज को इतने डिटेल में डिफाइन करें, बिकॉज सिंस लाइक वी आर स्टडिंग ओवर हियर फॉर द 20 मार्कर एज वेल, दैट इज़ वाई आई इंक्लूडेड इन डिटेल, ठीक है। वहीं अगर आप सेकेंड स्टेज की बात करें, आपको वही चीज़ें कोरिलेशंस देखने को मिलेगा जो हमने ऑलरेडी बात करी हुई है कई बार, कि आपकी बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट लो हो गई थी। अब डेथ रेट लो होने का क्या रीज़न हो सकता है? ऑफ कोर्स मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हो गई होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उस डायरेक्शन में सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही होगी या पहली बार इम्प्लीमेंट हो रही होगी मे बी। वहीं आपकी हाई बर्थ रेट होने का क्या कारण है, कि आपकी जो सोशल बैकवर्डनेस है दैट टेक्स टाइम टू यू नो फिल द गैप। आज के डेट में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दोज रीजंस और लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इवन द रिलीजियस बिलीव्स स्टिल डोमिनेट्स, उसके वजह से आपकी बर्थ रेट हाई रही होगी। एंड अगेन दीज आर द नोटेबल फीचर्स दैट यू कैन सी, दे आर लाइक इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर यू टू मेक द नोट्स, ठीक है।
इसी तरीके से थर्ड स्टेज भी आई एम नॉट टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन दीज थिंग टू यू बिकॉज ये काफ़ी ईजी है, ठीक है, आपको मैंने हर चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑलरेडी हमने समराइज तो कर ही लिया है। उसी तरीके से आपके फोर्थ स्टेज भी है। ऑलराइट, क्विकली हम इनके क्रिटिसिज्म से गो थ्रू कर लेते हैं। सो सी ऑफ कोर्स थ्योरी है तो क्रिटिसिजम्स भी होंगे ही होंगे। तो जो बहुत सारे डेमोग्राफर्स थे दे बेसिकली criticize this demographic transition theory, although this is like accepted also by various demographers, लेकिन जो जिन लोगों ने इनको रिजेक्ट किया था उनके हिसाब से बहुत सारे इनके शॉर्टकमिंग्स थे। और एक एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हैं ऑफ द यूएसएसआर, बिकॉज यूएसएसआर की जब ब्रेकडाउन हुआ था उस टाइम पे जो अलग अलग इनके सैटेलाइट स्टेट्स थे जो यूएसएसआर से अलग होके बने थे, आई होप ये आईआर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सो ये जो सैटेलाइट स्टेट थे, चाहे वो आपके सेंट्रल एशियन के हो या आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, तो उनमें जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी जो यूएसएसआर के अंदर दी जा रही थी, बिकॉज यूएसएसआर एज यू नो फॉलो दी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, तो उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग सोशल सेक्टर के स्कीम्स थे, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो और लाइक टू वेरियस अदर थिंग्स। उसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी दैट वाज गोइंग गुड, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ये जो सारे बेनिफिट्स थे ये विदड्रॉ कर लिए गए एंड दिस द पॉपुलेशन ऑफ दी सैटेलाइट स्टेट्स सफर्ड अ लॉट। और इस सफरेंस की वजह से क्या हुआ, जो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में बात करते हैं कि चीज़ें इस तरह से चली, लाइक डेथ रेट पहले हाई था, बर्थ रेट हाई था, देन सो एंड सो फोर्थ, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे आपको उस फेज में या उस ट्रांजिशन में होती हुई नहीं दिखेगी, बिकॉज जो ये सैटेलाइट स्टेट थे अगेन वेंट बैक टू दैट हाई मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेज, ठीक है, वो एक स्टेज को क्रॉस कर चुके थे, फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन वापस से वो उधर ही बेंट होने लगे बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और इसी तरह से बेस्ड ऑन आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या क्या क्रिटिसिजम्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमने शुरू में ही देखा था कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो भी स्टडीज़ की गई थी उसके बेसिस पे दिया गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो ये आप वाइडली एक्सेप्टेड तो मान ही नहीं सकते, स्पेशली फॉर दी developing countries, because developing countries like India also we have seen kind of a boom in the population, चाहे वो आप चाइना की भी बात करें तो पॉपुलेशन बूम तो आया है, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ इन कोरिलेटेड द वे द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सेज। ऑल्सो इन्होंने कोई टाइम फ्रेम भी कहीं पे नहीं बताया था कि कब ट्रांजिशन होगा, कितना टाइम एक स्टेज रहेगा, देन अगेन नेक्स्ट स्टेज पे हम कितने टाइम के लिए जाएंगे या किस फेज में ट्रांजिट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करी थी, राइट। ऑल्सो इन्होंने कोई भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड किया था वाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन एंड नॉट डज द आइडेंटिफाई द क्रूशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट। यानी कि इन्होंने एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब बात करते हैं तो वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी इन्होंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया था कहीं पे। इनका बस ये मानना था कि सोसाइटी डेवलप कर रही है, इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस इंप्रूव कर रहे हैं, इस वजह से आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है, राइट। बट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं उसका, उनके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट इन द क्रिटिसिजम्स फॉर दिस, राइट। Now let's move towards the theory of optimum population. So this theory was given by Edwin Cannon in his book Wealth, which was published during 1924. लेकिन जो इस particular theory को popularize किया था that was by the Robin Dalton and Carl Saunders, ठीक है। अब इन तीनों ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स रखे थे रिगार्डिंग दिस ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमाइजेशन अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो what does that say कि कैसे आप एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकते हो। से फॉर एन एग्जाम्पल दैट देयर इज एन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, और वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करना चाहती है, ऑप्टिमाइज करना चाहती है अपनी फ्यूल कंजम्पशन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, वो बेस्ट पॉसिबल रूट चूज करेगी, दैट इज बेसिकली द ऑप्टिमाइजेशन। उसी तरीके से पॉपुलेशन को भी कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन के अंदर। एंड ये ऑप्टिमाइज हम किस लिए कर रहे हैं, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ और द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जैसा भी आप बोलना चाहे। सो बेसिकली जो रॉबिन थे इनका मानना था कि जो पॉपुलेशन which can make the maximum return possible is the optimum population or the best possible population. Let me give you a ongoing example. Shark Tank जो है, Shark Tank इंडिया अभी आ रहा है,
So इसके अंदर if you have observed, there are various good ideas, but the sharks do not invest onto those ideas. They wanted to invest only onto those ideas which they feel is scalable, will give them the maximum returns, right? कुछ ideas ऐसे भी होंगे जो अच्छे होंगे और वो अपने लेवल पे अच्छा भी कर रहे होंगे, but their business might be like not that much as the shark might expect. तो उनके लिए वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज दे आर दी हाई नेटवर्थ पीपल. उनका टाइम जो भी वो करना चाहते हैं, दे फील कि उसमें उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलना चाहिए, तो उनके लिए वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है. छोटे छोटे जो स्टार्टअप है भले वो बहुत अच्छे हो. सो यहाँ रॉबिन का भी वो मानना है कि एक ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम रिटर्न दे सकती हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमल पॉपुलेशन. और जो ऐसी पॉपुलेशन है जिनका कोई काम नहीं है, जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो तो बिल्कुल मतलब आई शुड नॉट यूज द वर्ड. ओके, कैर सैंडोर इन्होंने क्या बोला, तो इनके हिसाब से वो पॉपुलेशन विच प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, दैट इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन. और वहीं डाल्टन के हिसाब से ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड. जो पॉपुलेशन ऐसी हो जो मैक्सिमम इनकम दे सके पर हेड पॉपुलेशन, वही एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है. देन अगेन ये इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक उनके पोटेंशियल कितनी है, उन चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट. और बेसिकली इनके दो प्रिंसिपल्स थे और एजम्पशंस जो भी आप मान सकते हैं. इनका ये मानना था कि जो रेशियो है बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द वर्किंग पॉपुलेशन, दे रिमेन कांस्टेंट. सपोज यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन है, तो अगर ये पॉपुलेशन में ये लोग लाइक दे डाई एंड देयर आर लाइक मोर पीपल हु आर बॉर्न, सो इनको रिप्लेस करने के लिए जो बॉर्न हुए हैं और जो इवेंचुअली एज कर रहे हैं, दे विल टेक द प्लेस इन द अर्निंग्स. यानी कि अगर कोई जा रहा है तो कोई ना कोई तो उसकी जगह ले रहा है, राइट. सो दैट इज हाउ दे से कि द पॉपुलेशन इज ऑप्टिमाइज्ड एंड द रेशियो रिमेन कांस्टेंट, कि जितने खाने वाले हैं उतने ही कमाने वाले ऑलमोस्ट हमेशा इक्वल स्टेजेस पे रहते हैं. देन दे से कि जो नेचुरल रिसोर्स है एंड द कैपिटल, दे डू नॉट चेंज इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन. ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री ए है, इसकी पॉपुलेशन अचानक से बूम कर गई बिकॉज ऑफ लाइक एनी ऑफ द रीजंस, और इनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी उसी प्रपोर्शन में ग्रो करेगी. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज टू आर टू डिफरेंट फेनोमेनास. उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती है. बट इफ दिस विल इंक्रीज, दिस सपोजली नीड नॉट टू इंक्रीज. सो इन्होंने ये दो अजम्पशंस भी लिए थे. और इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी नेचुरल रिसोर्स और कैपिटल आपके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं करती है, देन इट रिजल्ट इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं, देन विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि एक स्टेज आता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ठीक है, एंड देन यू रीच द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है. और डिक्लाइन होने के बाद इवेंचुअली इट गेट्स इनटू द नेगेटिव रिटर्न्स. सो बेसिकली दिस इज एन इकोनॉमिक थ्योरी विच टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन के केस में भी वैसा ही बात कर रहे हैं कि एक टाइम आता है जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एंड दैट इज़ वेरी गुड, और एक टाइम पे वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन रीच कर जाती है, और जब ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन रीच कर जाती है देन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. और इस टाइम पे जो ग्रोथ है वेल्थ की या इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी इवेंचुअली सफ़र करती है. इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम दिस, देन इट विल बी लाइक बेटर क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ. आप यहाँ पे देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो अंडर पॉपुलेशन, लाइक दिस स्टेज इज द अंडर पॉपुलेशन एंड दिस इज द ओवर पॉपुलेशन, बट दिस इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन बेटर हो रही है. अब आप मान के चलो एक कंट्री एक्स है, उस कंट्री एक्स में गिने चुने ही लोग हैं, बट दैट इज वेरी रिच इन ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है प्रॉपरली. और अगर वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो कंट्री ग्रो करेगी. वो ग्रो नहीं कर सकती है उस स्टेज में जैसा आप चाहते हो, राइट. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज भी है यूटिलाइज करने के लिए, तो उनके पास एक सर्टेन पॉपुलेशन भी होनी ज़रूरी है. आप अफ्रीका के कंट्रीज़ का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है. देन पॉपुलेशन रीच करती है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वो ऑप्टिमम आ जाती है. ऐसा भी नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत कम है.
और ऐसा भी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास कुछ नहीं है करने को। इसमें आप यूएस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यूएस में पॉपुलेशन एक अच्छे लेवल पे है। ऐसा भी नहीं है कि जापान के तरीके वहाँ पे आपको बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी या एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और ना ही ऐसा है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है, बंजर ज़मीन है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो दैट इज़ दी ऑप्टिमम लेवल। और उसी तरह से ओवर पॉपुलेशन वाला स्टेज फिर आएगा। ओवर पॉपुलेशन के स्टेज में क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बूम कर जाएगी कि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे उनको सेटिस्फैक्टरली यूटिलाइज करने देने के लिए। तो आपकी ग्रोथ जो है दैट विल इवेंचुअली सफ़र। नाउ लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द क्रिटिसिजम्स। सो बेसिकली इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, इन्होंने ये जो थियोरेटिकल बातें करी दैट इज़ गुड टू टॉक, बट इसका आपको बहुत इम्पेरिकल एविडेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सोशल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सी पॉपुलेशन डज नॉट ग्रो इन साइलोज और इन आइसोलेशन। अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। तो अगेन इन्होंने उन सारी रीजंस को भी कंसीडर नहीं किया एंड दे नेग्लेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। अब आप सोचिए कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो अलग अलग लोग हैं उनकी भी जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी बेटर होती चली जाएगी। और बेटर होती चली जाएगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे हमने पहले की थ्योरीज में पढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो आपकी फर्टिलिटी घट रही है एंड सो थिंग्स। तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिसमैच देखने को मिलेगा कि अगर स्टेटस अच्छा हो रहा है तो पॉपुलेशन तो आपका एक स्टेज पे आकर रुक जाना चाहिए, वो बढ़ेगा क्यों? ऑप्टिमम पॉपुलेशन तो फिर रीच ही नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट्स थे जो कि आप समराइज करके लिख सकते हैं about this optimum population theory, right? And this is it for this 11.2 lecture. I'll come up with the next lecture, that is 11.3. See you soon. Thank you so much.